हाय माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी और कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था बेटा। और इस सेशन में हम लोग कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ रिकैप ले रहे हैं कि सपोज करो कि आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है और ये स्फीयर नंबर ए और एक स्फीयर नंबर बी है बेटा, और दोनों पर चार्ज, इनिशियल चार्ज इस पर हमारा Q1 चार्ज है बेटा और इस पर जो है Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को टच में करते हैं, दोनों को टच में लाते हैं, ए और बी को टच में लाते हैं, और आफ्टर टचिंग के बाद, आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन, टच करने के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ए और बी पर। अब ये क्वेश्चन डेवलप करता है कि ए पर कितना चार्ज डेवलप हुआ और बेटा बी पर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ए पर जो चार्ज डेवलप करेगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड 2 होगा, और बी पर जो चार्ज डेवलप करेगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड 2 होगा। तो और अब यहाँ पर अगर हम लोग इसी को कहें बेटा कि अगर बी पर हम लोग माइनस Q2 चार्ज दे देते हैं, बी पर माइनस Q2 चार्ज दे देते हैं, और दोनों को फिर क्या करते हैं, हम लोग टच में लाते हैं, दोनों को फिर बेटा हम लोग टच में लाते हैं, बी पर माइनस Q2 चार्ज है और दोनों को टच में लाते हैं। तो ए और बी को टच में लाया, और टच में लाने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों को सेपरेट करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ए पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q2, देखो यहाँ पर माइनस है तो Q1 माइनस Q2/2 लिखेंगे, और बी पर भी Q1 माइनस Q2/2 लिखेंगे। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी आफ्टर टचिंग द चार्ज। और हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम लोग कहें कि बी पर कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं, बी पर कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं, ये अनचार्ज है बेटा, ये अनचार्ज है, ये हमारा अनचार्ज है, ये हमारा अनचार्ज है। अब ये हमारा अनचार्ज है बेटा, तब हम लोग कहते हैं कि अब जब दोनों को अगर हम लोग टच करें, ए और बी को टच में लाते हैं, टच में लाने के बाद फिर दोनों को सेपरेट करते हैं, ए और बी को सेपरेट करते हैं, तो बेटा ए पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा और बी पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ए पर हम लोग कह सकते हैं, चूंकि नेट चार्ज जो ए और बी मिला के हमारा, अगर इस पर कहें Q चार्ज, नॉट Q1 कर रहे हैं, तो ए पर जो चार्ज हो जाएगा Q प्लस 0/2, चूंकि बी पर 0 चार्ज है, और इस पर हो जाएगा Q प्लस 0/2, यानी ए पर अगर हम लोग बात करें तो ये बेटा हो जाएगा Q/2, और बी पर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा। तो अनचार्जिंग के केस में इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसी केस में अगर हम लोग बेटा कहें कि अगर हम लोग ए का साइज को डबल कर दे रहे हैं, ए के साइज को डबल कर दे रहे हैं, ए है बेटा और इसके रेडियस को अगर हम लोग R कर रहे हैं, और बी के साइज को हम लोग कह रहे हैं इसका जो रेडियस है, इसकी रेडियस R/2 कर रहे हैं, यानी साइज ऑफ ए इज़ द डबल ऑफ द साइज ऑफ बी। हाँ, अब बेटा कह रहे हैं कि ए पर जो चार्ज है इनिशियली जो प्रेजेंट है कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, हाँ, और बी पर जो चार्ज है ये इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये बेटा इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये इनिशियली अनचार्ज्ड है, और दोनों को फिर टच में लाते हैं, दोनों को बेटा टच में ला रहे हैं, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। और अब यहाँ पर ए और बी पर, और टच करने के बाद दोनों पर जो चार्ज हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ए पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर Q1 चार्ज डेवलप हो जा रहा है, और बी पर जो चार्ज शो हो रहा है वो बेटा Q2 चार्ज डेवलप हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q के फॉर्म में Q1 और Q2 का क्या वैल्यू होगा बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर Q1 प्लस Q2 की बात करें, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, चूँकि नेट चार्ज कैपिटल Q है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, और B का जो साइज है, साइज ऑफ बी स्फीयर जो है वो हाफ ऑफ द ए है। तो हम लोग जानते हैं जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए पर चार्ज है यानी Q1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2Q2 के बराबर है, 2Q2 के बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये हमारा निकल के आ रहा है कि Q1 इक्वल टू 2Q2। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं बेटा कि Q1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू डालो तो आप आ जाता है 2Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q आ जाता है, और यहाँ से आ जाता है 3Q2 इक्वल टू Q आ जाता है, और Q2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखो तो ये आ जाता है Q/3, और तो Q2 हमारा Q/3 आ जाता है। तो और हमारा अगर Q1 की बात करें तो Q1 बराबर आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज हमारा Q है तो Q माइनस Q/3 आ जाएगा, तो Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 2Q/3।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए पर चार्ज डेवलप करेगा आफ्टर टचिंग, तो आफ्टर टचिंग जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए पर चार्ज डेवलप कर रहा है बेटा वो कितना डेवलप कर रहा है, तो ए पर हम लोग कह सकते हैं जो Q1 का वैल्यू है वो हो जाएगा 2Q/3 और बी पर जो डेवलप कर जाएगा बेटा वो हो जाएगा Q/3। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है बेटा। अब हम लोग आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा और अच्छे तरह से डेवलप कर गया बेटा। तो चलो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक प्रॉब्लम। हमारे पास दो आइडेंटिकल साइज का स्फीयर है जिसको हम लोग ए और बी कह रहे हैं। तो दो आइडेंटिकल साइज का स्फीयर बेटा, इसको कह रहा हूँ ए और इसको कह रहे हैं बेटा बी, और इस पर चार्ज जो है कैपिटल Q है और इस पर भी चार्ज जो है बेटा कैपिटल Q है। और एक तीसरा एक हमारे पास स्फीयर है, वो भी आइडेंटिकल साइज का है और उस पर जो चार्ज है बेटा उस पर वो अनचार्ज्ड है। और एक तीसरा जो है हम लोग तीसरा स्फीयर ले रहे हैं C, तीसरा स्फीयर हम लोग C ले रहे हैं। हाँ, ये आइडेंटिकल साइज है ए और बी का और ये अनचार्ज है इनिशियली, ये बेटा अनचार्ज्ड है इनिशियली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए और सी को कांटेक्ट में ला रहे हैं। ए और सी को बेटा क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो आप ए और सी को देखो कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, ए और सी को यहाँ पर कांटेक्ट में लाओगे तो आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों को अगर सेपरेट कर दो ए और सी, तो ए पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा, चूंकि नेट चार्ज Q+0, इस पर तो 0 चार्ज है बेटा, तो Q+0 ए पर जो चार्ज डेवलप कर जाएगा ये Q/2 और बी और सी पर जो डेवलप कर जाएगा ये Q/2 डेवलप कर जाएगा। आप देख सकते हो। अब हम लोग कह रहे हैं इस बी के साथ सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, टच में ला रहे हैं। बी के साथ सी को टच में ला रहे हैं। यहाँ पर सी, अब सी पर कितना चार्ज डेवलप हो गया बेटा Q/2 और बी पर कितना चार्ज है Q, और दोनों को हम लोग टच में ला रहे हैं। तो ये बी हो गया और ये सी हो गया बेटा, बी और सी हो गया यहाँ पर। तो बी पर कितना चार्ज हो जाएगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो हम लोग कह सकते हैं Q + Q/2 यानी 3Q/2 हो जाता है। तो यानी 3Q/4 यानी हाफ हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा और C पर जो चार्ज डेवलप कर जाएगा वो भी 3Q/4 हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर कहूँ बेटा कि अब आफ्टर टचिंग द B व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द A एंड B, तो अब इनिशियली जो चार्ज था ए पर कितना था, कैपिटल Q, ए पर इनिशियली चार्ज क्या था कैपिटल Q, और बी पर आफ्टर टचिंग विद द सी जो चार्ज डेवलप कर गया 3Q/4। और दोनों के बीच का अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ बेटा, दोनों के बीच का अगर फोर्स देखूँ तो वो फोर्स कितना हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि वो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो उस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ए दिखा देते हैं, ए पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और यहीं पर मैं कहूँ दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R मान लूँ और यहाँ पर B दिखा दूँ तो B पर आप चार्ज दे सकते हो कि 3Q/4 है, 3Q/4 है। और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ बाय द कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के द्वारा जानते हैं कि दोनों पर फोर्स, चूंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε और Q1 Q2 यानी Q × 3Q/4 डिवाइडेड दोनों के बीच का R², ये देखो R² लिख सकते हैं। तब यहाँ जो फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गया वो क्या आ गया, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो 1/4πε यहाँ से लिख सकते हो 1/4πε, हाँ, और यहाँ से 3Q² हो जाता है 3Q²/4R², हाँ, ये आ जाता है बेटा। अगर कहें कि अगर हम लोग C चार्ज को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो अनचार्ज हम लोग ला रहे थे इसको यहाँ से नहीं लाते हैं, और इनिशियली और A और B पर जब Q और Q चार्ज था तब हम लोग दोनों के बीच में फोर्सेस निकालना चाहते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, तो उसका कूलम्स लॉ से बहुत आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। उसका फोर्स का वैल्यू हम लोग सारे लोग जानते हैं कि उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा बेटा। तो अगर कहें कि यहाँ पर A था और यहाँ पर B था और C प्रेजेंट नहीं था और दोनों के बीच का सेपरेशन ये था, तो दोनों के बीच में अगर कहें फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पर F1, और इस पर भी जो चार्ज है ये कैपिटल Q था और इस पर जो चार्ज था इनिशियली कैपिटल Q था जब C प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 1/4πε, देख सकते हो 1/4πε, और ये हो जाएगा Q² R²।
अब हम कहें कि F1 और F में क्या रिलेशन है, तो अगर हम लोग F की वैल्यू देखना चाहें तो F का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ F, दोनों को डिवाइड कर दो तो F की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन अब Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये तो वैल्यू हमारा F कब आ जाता है, ये हमारा F1 की वैल्यू आ जाती है, तो ये F1 लिख सकते हैं और यहाँ से 3/4 है तो 3F1/4 लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग एक दोनों स्फीयर के साथ एक अनचार्ज स्फीयर को टच में लाते हैं तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, और उस केस के बाद जो अगर हम लोग फोर्सेस निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जो इनिशियल फोर्स है उसका 3/4 हो जाता है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर डिक्रीज कर जा रही है। तो ये बातें हम लोगों को समझना होगा बेटा। चले अब हम लोग जो है तो दूसरा नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर आते हैं, सेकेंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि बेटा दो स्फीयर है आइडेंटिकल साइज का, दो स्फीयर है बेटा ए और बी मान लेते हैं, ए और बी दो स्फीयर है और इस पर 12 नैनो कूलम का चार्ज है और इस पर जो है -80 नैनो कूलम का चार्ज है। ए और बी दो स्फीयर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अगर कहें दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हम लोग कह सकते हैं 300 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर है। अब हम कहें कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, चूंकि ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर निगेटिव चार्ज है। अगर इसको मैं बेटा कहूँ ये Q1 है और इसको कहूँ Q2 है तो यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F, और F की जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग बाय द कूलम्स लॉ क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन बेटा, और मॉड ऑफ Q1 और मॉड ऑफ Q2 और डिवाइडेड R स्क्वायर, यही लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ डाल सकते हैं। Q1 का वैल्यू क्या डाल सकते हो 12 नैनो कूलम, तो इसको डाल दो 12 इंटू नैनो कूलम को कूलम में तो -9 कूलम कर देंगे, क्योंकि 1 नैनो कूलम बराबर बेटा होता है 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम, तो -9 से मल्टीप्लाइड कर दिया बेटा। और Q2 का वैल्यू -18 है, चूंकि मॉड में है तो माइनस को हम लोग कंसीडर ना करेंगे, इंटू 18 इंटू 10⁻⁻9 लिख देंगे। और R का वैल्यू 300 है, 300 सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ ध्यान देना वाली बात होगी। तो इसके हम लोग अगर R को मीटर में लिखना चाहें तो R बराबर लिख सकते हैं 3 मीटर, तो R स्क्वायर है तो ये डिवाइडेड 9 हो जाएगा। अब देखो 9 और 9 यहाँ से कट गया, 10⁻9 और 10⁻�9, ये और ये कट जा रहा है बेटा। 12 को 18 से मल्टीप्लाइड कर दो तो हो जाता है 216, ये हो जाता है बेटा। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है F, देख सकते हो कि F की जो वैल्यू आ जाती है 216 इंटू 10⁻⁹ और F की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 2.16 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है बेटा। अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को बेटा हम लोग कहें कि जो A और B स्फीयर है इसको हम लोग क्या करते हैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, हम लोग कनेक्टिंग A एंड B विथ ए कंडक्टिंग वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन वही रखते हैं। तो A और B को हम लोग बेटा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। अब जैसा ही मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर कहें कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ए पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा, तो ए पर आप देख सकते हो कि इस पर तो 12 नैनो कूलम है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो यहाँ पर Q1 12 नैनो कूलम था तो बेटा 12, और B का जो Q2 का वैल्यू था -18 नैनो कूलम था, और Q1 का वैल्यू जो था 12 नैनो कूलम था, तो 12 - 18/2 हो जाएगा। और B की बात करें बेटा तो B पर भी वही चार्ज डेवलप हो जाएगा, 12 - 18/2, और 12 - 18 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, 12 - 18 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/2 यानी -3 नैनो कूलम, और इसकी भी -3 नैनो कूलम हो जाएगा। यानी ए पर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा -3 नैनो कूलम, और बी पर भी जो चार्ज डेवलप हो जाएगा -3 नैनो कूलम। अब यहाँ पर दोनों चार्ज पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया आफ्टर कनेक्टिंग द वायर,
एंड रीचिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा, तो हम लोग अगर दोनों के बीच का सेपरेशन को तो हम लोग वही रख रहे हैं, r बराबर 300 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर रख रहे हैं, यानी 3 मीटर पर रख रहे हैं, 3 मीटर पर रख रहे हैं। अब हम कहें कि यहाँ पर बेटा फोर्सेस क्या होगा। अब यहाँ पर अगर फोर्सेस की बेटा बात करो तो फोर्सेस जो है कूलम्स लॉ से तो हम लोग लिख सकते हैं, तो कूलम्स लॉ F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो लिखते हैं, और Q1 का मॉड और Q2 का मॉड डिवाइडेड r स्क्वायर। माइनस साइन से हमको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही मॉड के अंदर आएगा मैग्नीट्यूड हम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आप रख सकते हो बेटा कितना, 9 × 10⁹ रखोगे, और Q1 की वैल्यू -39 कूलम है तो 3 रखोगे, और 10⁻⁹, और उसी तरह अगर हम लोग Q2 का वैल्यू रखें तो 3 × 10⁻, देख सकते हो बेटा 3 × 10⁻⁹ रख देते हैं, और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कहो तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाता है, दोनों के बीच का 3 है तो ये 9 आ जाता है, तो 9 यहाँ से कट जा रहा है बेटा, 10⁹ और 10�9 यहाँ से कट जाता है, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फोर्स का वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू जो बेटा आ जाता है वो आ जाता है 9 × 10⁻⁹ अगर इस फोर्स को मैं कहूँ बेटा F1, ये जो फोर्स है यहाँ पर मैं कहूँ कि दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको मैं F1 का नाम दूँ, तो F1 और F में कह सकते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टिंग वायर जो F1 की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जा सकती है, डिक्रीज कर जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं जो F है, आप F यहाँ देख रहे हो, जो F की वैल्यू है आप देख रहे हो बेटा, तो F का जो वैल्यू है हम लोग क्या आ रहा है, तो दोनों रिजल्ट को मैं यहाँ पर कंपेयर कर दे रहा हूँ बेटा, तो F का वैल्यू आप देख सकते हो कि जो जब हम लोग दोनों को कनेक्ट नहीं किए थे कंडक्टिंग वायर से तो F का वैल्यू आ रहा था 2.16 × 10⁻⁹ न्यूटन, और ये हम लोग अगर F1 की बात करें आफ्टर कनेक्टिंग तो ये आ रहा है 9 × 10⁻, ये -7 न्यूटन था बेटा, और -9 न्यूटन आ रहा है ये, और इसका वैल्यू अगर हम लोग कहें तो 0.09, और यहाँ से कह सकते हैं 1.2 हाँ × 10⁻⁻7 न्यूटन लिख सकते हैं इसको बेटा, देखो F1 का वैल्यू ये लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि F जो है इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टिंग वायर, आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो दोनों के बीच का जो फोर्सेस है, आइदर हम लोग फोर्स कर रहे हैं ये नेचर रिपल्सिव हो सकता है और क्या अट्रैक्टिव हो सकता है, बट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, द फोर्स की वैल्यू विल डिक्रीज। हम लोग कह सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन, यहाँ पर बेटा F इज ग्रेटर देन F1, यहाँ से कर सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन F1। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आ रहे हैं हम लोग। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा हम लोगों के पास, अगर मान लेते हैं कि दो स्फीयर है, एक स्फीयर A है और एक स्फीयर B है, और दोनों का बीच का जो सेपरेशन है हम लोग को गिवन है 1 मीटर गिवन है, और कह रहे हैं कि जो दोनों के बीच का फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो दोनों के बीच में ये गिवन है क्वेश्चन में कि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन है, और चार्जेज जो है A और B पर इन माइक्रोकूलम है, चार्जेज आर इन माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिख देते हैं चार्जेज आर इन माइक्रोकूलम, आर इन माइक्रोकूलम है, और हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम होता है, ये हम लोग जानते हैं 10⁻⁻6 कूलम होता है बेटा। अब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और हम लोग सपोज करें कि A पर जो है Q1 चार्ज है, सपोज करते हैं कि A पर बेटा हम लोग मान रहे हैं कि A पर हमारा कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, और B पर हम लोग मान लेते हैं कि Q2 चार्ज है बेटा, तो B पर हम लोग मान लिया कि यहाँ पर Q2 चार्ज है, चलो B पर मान लिया कि Q2 चार्ज है, हम लोग मान लेते हैं, और इसी का वैल्यू हम लोग को Q1 और Q2 का वैल्यू फाइंड करना, और इस केस में जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है, और F जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दिया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बेटा दिया हुआ है तुम्हारा 0.027 न्यूटन का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है इसी सेम स्फीयर को A और B को, सेम स्फीयर A और B को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं
कि हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमको ए पर कितना चार्ज डेवलप कर जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड 2, और बी पर जो है डेवलप कर जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप Q1 प्लस Q2 का वैल्यू डिवाइडेड 2, चूँकि हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू तो जानते नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उस फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, वो जो इस केस में जो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है, और यहाँ से जो कह रहे हैं एफ डैश हम लोग मान रहे हैं, इस केस में एफ डैश जो है हमारा ये दिया हुआ है बेटा 0.009 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तब हम लोग को Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 का वैल्यू आप निकालिए क्या है और Q2 की वैल्यू आप निकालिए क्या है। दिस इज आवर क्वेश्चन। चलते हैं अब हम लोग जो है सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को है हम लोग एक केस 1 में केस करें कि हम लोग यहाँ से न्यूटन्स फार्मूला लिखें, इसके लिए हम कूलम्स फार्मूला लिखें, और यहाँ पर हम लोग भी कूलम्स फार्मूला लिखते हैं। तो पहले केस के लिए हम लोग जो है कूलम्स फार्मूला लिखते हैं बेटा। तो कूलम्स फार्मूला या कूलम्बिक फोर्स लिखते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा F लिख सकते हैं, जो F अट्रैक्शन लग रहा है, तो F अट्रैक्शन कितना लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से लिख सकते हैं Q1 Q2 और डिवाइडेड R स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। और F की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.027 दिया हुआ है, और इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 और Q2 तो लिख दे ही देंगे, Q1 और Q2 ये आ जा रहा है हमारा बेटा Q1 और Q2, और चूंकि Q1 और Q2 क्या है हमारा माइक्रो कूलम में है, Q1 और Q2 क्या है बेटा माइक्रो कूलम में। तो हम लोग को Q1 का क्या लिखेंगे, अगर कूलम में कन्वर्ट करना है, चूंकि सारे डिस्टेंस हमारे एक यूनिट में लाना है, ये मीटर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 का 10⁻⁻6 और इसका भी 10⁻⁻6, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻12 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब यहाँ से अगर हम लोग Q1 और Q2 को वैल्यू निकालना चाहें, तो Q1 × Q2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 0.027, और इसको अगर डेसिमल हटा दो तो ये 1000 हो जाएगा। देख लो, डेसिमल हटा दो तो 1000 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा 9 × 10⁹, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻12, देख सकते हो -12 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, ये 10⁹ और ये 10 क्या है Q हो गया 12 हो गया, तो ये और ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बच गया तो ये हट गया 3 आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि Q1 × Q2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आ रही है, Q1 × Q2 आ रही है। अब यहाँ से देखना, जो फर्स्ट केस ऑफ द प्रॉब्लम था, तो Q1 × Q2 इक्वल टू 3 आ रहा है। क्या यह पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है बेटा, है या नहीं, आप सोचो। हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वाई इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एक गिवन है कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव तभी हो सकता है कि दोनों का Q1 × Q2 इक्वल टू 3, तभी हो सकता है कि दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, और जब दोनों पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। और अट्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर Q1 को पॉजिटिव Q2 को निगेटिव होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऑफकोर्स हम लोग कह सकते हैं कि Q1 × Q2 इक्वल टू -3 हम लोग लिख सकते हैं। ये एक रिजल्ट हमारा यहाँ से आ गया, एक रिजल्ट हमारा बेटा यहाँ से आ गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर आते हैं कि जब हम लोग इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं, तो उसके बाद जो है जो फोर्स लग रहा है, हम लोग उसके अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, जानते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में ऑफकोर्स जानते हैं, और ए पर जो कितना चार्ज डेवलप किया है वो भी हम लोग जानते हैं। तो ए पर जो चार्ज डेवलप किया है बेटा, वो कितना किया है, ये हमारा मान लेते हैं कि ये Q1 डैश जो डेवलप किया है, ये Q1 + Q2 और डिवाइडेड 2 आ जाता है, और इस पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि Q2 डैश डेवलप किया है, और Q2 डैश का वैल्यू जो आ जाता है वो बेटा कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा Q1 + Q2 और डिवाइडेड 2 आ जाएगा। अब इस केस में हम कहें कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेगा, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। फार्मूला तो यही कहता है ना कूलम्स। उसके बाद लिखेंगे बेटा क्या Q1 डैश ×
Q2 डैश और दोनों के बीच का सेपरेशन R बराबर 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, R बराबर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाता है बेटा। और इसका वैल्यू अगर हम लोग कहें, F की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 0.009 दिया हुआ है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का कितना लिख सकते हो, 9 × 10⁻9 लिख सकते हो। Q1 डैश की वैल्यू लिख दो आप, तो Q1 डैश, चूंकि अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है तो ये 10⁻⁻6 कूलम में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, Q1 + Q2 और डिवाइडेड 2, एक ये Q1 डैश हो गया, और इसके साथ 10⁻⁻6 तो लिखेंगे, वो बाद में लिख देते हैं। Q1 + Q2 और डिवाइडेड 2, इसका भी 10⁻6, तो 10⁻6 बेटा इसका, चूंकि कूलम में कन्वर्ट करना, और 10⁻6 इसका, तो दोनों को ये करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो ये हो गया। और नीचे 1 स्क्वायर तो है ही, तो 1 स्क्वायर का तो 1 हो जाए, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है बेटा। अब हम लोग यहाँ पर देखो कि क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेटा कि हम लोग कहें तो यहाँ से Q1 + Q2, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं Q1, देखो बेटा Q1 प्लस लिख सकते हैं Q2 का होल स्क्वायर कर दें, और 2 2 4 हो जाता है, वो 4 हो जा रहा है, और यहाँ जो होता है वो 4 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 × कितना हो जाएगा 0.009, और 9 × 10⁻, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9, और 10⁻12 भी तो लेना है, यहाँ से 10⁻12 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 आ जाता है बेटा। और इसको अगर डेसिमल हटा दो तो ये आ जाएगा 10⁻3, हाँ 3 आ जाता है, डेसिमल हटा दो तो 3 आ जाता है, देख लो। अब यहाँ से बेटा 9 और 9 तो ये ख़त्म हो जा रहा है, 9 और 3 12 हो जाता, तो ये और ये ख़त्म हो जा रहा है, हाँ 9⁻3, तो ये चूंकि ऊपर चला जाएगा तो -12, हाँ ये ख़त्म हो जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है 4 बच गया, यानी Q1 + Q2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, अब देखो यहाँ से, यानी हमारे पास जो आ गया Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अब यहाँ से लिख सकते हैं Q1 + Q2, हाँ इक्वल टू +-2 आ गया। और हमारे पास एक रिजल्ट और आया, एक रिजल्ट आपको और ध्यान में रखना होगा बेटा, तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है Q1 × Q2, पहले वाले केस से इक्वल टू -3। तो जो सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास आया बेटा, जो सेट ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशन आया है उसको हम लोग यहाँ से लिख ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो सेट ऑफ इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q1 + Q2 इक्वल टू, एक तो 2 लिख दें, +-2 है बेटा। अब यहाँ पर देखो क्या है, +-2 है, और दूसरा लिख सकते हैं Q1 × Q2 इक्वल टू -3। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन तो हमारा ये है, और दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन Q1 + Q2 इक्वल टू -2, और Q1 × Q2 इक्वल टू -3। तो एक सेट ऑफ, 2 सेट ऑफ इक्वेशन आ गया। अब दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और फाइंड करना होगा कि Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है। ये तो बहुत ही मतलब आसान सा कैलकुलेशन है बेटा, तो आप लोग फाइंड करिए, आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए और फाइंड कीजिए वैल्यू कि Q1 का वैल्यू क्या आता है और Q2 का वैल्यू दोनों सेट ऑफ इक्वेशन से क्या आता है। हाँ, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट कीजिए कि आपके रिजल्ट क्या आते हैं। चलो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ बेटा। तो Q1 मोस्ट प्रोबेबली जो आना चाहिए, वहाँ पर जो वैल्यू जो है आती सेट्स ऑफ इक्वेशन से अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाता है 3 माइक्रोकूलम, और 3 आ जाता है। Q1 की वैल्यू आप हम लोग कहो तो Q1 का 3 आ जाता है, और Q2 जो है यहाँ पर -1 आ जाता है माइक्रोकूलम। हाँ, और यहाँ से अगर आप देखो तो Q1 की जो वैल्यू आ जाती है वो -3 माइक्रोकूलम, और Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइक्रोकूलम। आप देखोगे और कमेंट करोगे कि सर जो आपने रिजल्ट लिखा वो सही है या नहीं, इट मे बी रॉन्ग।
तो आप कमेंट करके कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ बेटा कि आप लोग वहाँ पर जाके कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। और एक बात और कहना था बेटा कि हमारे चैनल्स को आप जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू जो है जो मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर इंटरवल पर, तो आपको अपडेट्स मिलता रहे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल्स पर जाइए फिजिक्स मास्टर क्लासेस पर, और वहाँ पे आप जाके वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो जिससे हमारे न्यू अपडेट्स जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो अपलोड्स मिल जाए और आप उसको वहाँ पर अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ। ओके, आई होप सो कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा बेटा, और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे ढंग से समझोगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और अच्छे प्रॉब्लम और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।